नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। और कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिएगा। आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो हमारे एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। या गूगल होम पेज पे आप यूट्यूब होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आइकन दिखेगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि हमने प्रोग्रेस की है किसमें, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में और न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट में हमने क्या किया है, डिक्लाइन किया है। इस 2014 से हमने इसमें क्या किया है, डिक्लाइन किया है। इसका मतलब है हमने क्या किया है, इसमें प्रोसेस की है। तो हम कुछ देख लेते हैं। जैसे सीबीआर होता है, जो हमारा क्रूड बर्थ रेट होता है, 2014 में 21 था, 2019 में 19.7 हुआ और 2020 में 19.5 हुआ। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, डेटा याद नहीं रखना है कि लगातार बढ़ रहा है या फिर लगातार घट रहा है। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। 2014 में 2.3 थी, 2019 में 2.1 और 2020 में 2.0 हो गई। तो इसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। अब अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 0 से 7 दिन के मध्य अगर कोई बच्चा जीवित रहता है तो उसको मिलते हैं अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। 2014 में ये 20 थी, 19 में 16 हुई और एसआरएस मतलब कि 2020 में ये 15 हुई। ठीक है। इसकी कुछ डेफिनेशन होती है जिनको हम पढ़ेंगे अभी अभी आप केवल ट्रेंड देखो। ठीक है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, पहले 26 थी, 22 अब 20 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है, 39, 30, 28 हुआ है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अब कितनी हो गई है, 32, जो 45 पे थे अब हम कहाँ आ गए हैं, 32 पे आ गए हैं। तो आप इस इम्प्रूवमेंट में क्या करना, आप एक ट्रेंड देखना कि हमारा लगातार क्या हुआ है, हमने प्रोग्रेस की है। ठीक है। मतलब हमने जो स्वास्थ्य पे जो एक्सपेंडिचर किया है वो ठीक किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने क्या किया है, ठीक किया है। तो इसलिए हमने इसमें क्या देखा है, एक प्रोग्रेस देखी है। ठीक है। आगे चलते हैं। 6 स्टेट्स और यूटी ऐसे हैं जिनने एनएमआर है, जो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है, वो 12 से कम या 12 के बराबर लेके आए हैं। जो हमारा एक एसडीजी गोल है 2030 तक उनको पूर्ण करना है, तो उसमें 12 से कम की बात की है। इसका मतलब है 6 स्टेट और ईटू ऐसे हैं जिनने क्या किया है, एसडीजी गोल को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है हेल्थ हेल्थ इंडिकेटर के मामले में। ठीक है। तो एसडीजी गोल को पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप ध्यान रखें। तो केरला में कितना है, 4 है, दिल्ली में 9 है, तमिलनाडु में 9 है और महाराष्ट्र में 11 है, जम्मू कश्मीर पंजाब में 12-12 है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपकी मीन्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। 11 राज्य और संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनने टारगेट को अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को अचीव कर लिया है। मतलब कि इनने जो हेल्थ संबंधी इंडिकेटर है, किसमें, एसडीजी गोल में, उसमें 25 की बात करते हैं या 25 से कम। तो जैसे, तो अब कितना हो गया है, इनने ये वाला टारगेट अचीव किया है। फीमेल में ये अंडर 5 कितना है, 33 है और मेल में कितना है, 31 है। ठीक है। तो इस बात को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे हमने क्रूड बर्थ रेट की बात की, तो 1000 पे ये बात होती है, 1000 अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उस पे बात होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किसी भी वुमन के जो रिप्रोडक्शन मतलब कि दोबारा प्रजनन करने की क्षमता, आगे मतलब कि जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। करंट 2022 में हमारी कितनी है, 2.159 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 0.92% का हमने क्या देखा है, 2021 से इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। न्यू नेटल
डेथ क्या है? फर्स्ट, अगर बच्चे के जन्म के 28 दिन के अंदर और कोई बच्चे जीवित रहता है या फिर मर जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ बोलते हैं। ठीक है। अंडर 5, और 5 साल अंदर 5 साल में कोई बच्चे की हेल्थ इंडिकेटर देखे जाते हैं तो उसको अंडर 5 एमआर बोलते हैं। ठीक है। और आईएमआर क्या होता है? 1 ईयर में 1000 व्यक्ति जीवित तो हम क्या बोलते हैं? आईएमआर बोलते हैं। तो आप इस बात का रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे क्या है और इसको कौन जारी करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एक्चुअली क्या है? एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें आईएमआर की जानकारी होती है, बर्थ रेट की जानकारी होती है और डेथ रेट की जानकारी होती है। और जितने भी मतलब कि हमारे इंडिकेटर हैं राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय लेवल पर, राज्य स्तरों पर, उनमें इसकी जानकारी दी जाती है। तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो डेटा है उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है और स्वास्थ्य की दिशा में जो भी प्रोग्रेस होती है उससे बात करने का प्रयास करता है। तो हमने ये देखा। अब 1964-65 में इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको जारी करने मतलब कि स्टार्ट किया। तो इसको बात आप ध्यान रखेंगे। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं। तो इसको 1961 में एस्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है। ये सेंसस को यही कंडक्ट करवाता है और जितने भी लिंग्विस्टिक सर्वे होते हैं, एसआरएस होता है, मतलब कि जितने भी जनसंख्या से संबंधित काम होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको करवाता है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ गोल्स पढ़ लेते हैं। एसडीजी गोल की बात की ना हमने, तो एसडीजी पहला गोल करता है कोई गरीब नहीं रहेगा। दूसरा, हंगर मतलब कि कोई भूखा नहीं रहेगा। थर्ड, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। फोर्थ की शिक्षा की बात करता है। पांचवा, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है। सिक्सवा गोल है वो क्लीन वाटर की बात करता है। सातवां है कि अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए और क्लीन क्लीन एनर्जी की बात करता है। आठवां गोल की बात करें तो डिसेंट वर्क की बात करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। नाइन्थवा ग्रोथ इंडस्ट्री इनोवेशन और जो अवसंरचना संबंधी कार्य है उसकी बात करता है। 10वां, जो भी असमानता है उसको कम करने का प्रयास करता है। और 11वां जो गोल है वो सस्टेनेबल साइट सिटीज की बात करता है। और 12वां है कि हमको रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। और 13 है कि क्लाइमेट एक्शन हमको करना है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में। 14वां गोल है कि हमको जो पानी में जो जीवन है उसको सुरक्षित करना है और जो भूमि को और जो लाइफ है उसको सुरक्षित करना है। और संस्थान कैसे हो? शांति हो, न्याय हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है। और पार्टनरशिप की बात करता है। हमें अगर ये 16 गोल प्राप्त करने हैं तो 17वां गोल इस बात की बात करता है कि हमें सामूहिक रूप से इन गोलों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आप इस बात को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया, उसमें ये हुआ कि जो एलगी को उससे एलगी को क्या किया है, फ्यूल टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर किया है, इसको डेवलप करने का प्रयास किया है। तो एक स्वच्छ फ्यूल की दिशा में अग्रसर उन्होंने काम किया है। ये सिंथेसाइज लार्ज वॉल्यूम क्या करता है? ऑयल को सिंथेसाइज करता है, इनकी ग्रोथ फास्ट होती है। कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। एलगी के द्वारा हम फ्यूल को जनरेट कर पाते हैं। और एलगी एक्चुअली क्या है? थर्ड जनरेशन का फ्यूल, बायोफ्यूल के थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल वहां से जनरेट होता है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, जनरेशन कितने प्रकार के फ्यूल हमारे यहाँ। और इसमें जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एलगी को बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और वाटर को सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर। और यहाँ से ऑयल और बायोमास को हम क्या करते हैं? बायोमास से ऑयल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? क्या क्या होगा? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन जो क्लाइमेट चेंज है उस पर हम काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक ये है काम कैसे करता है। जैसे कुछ एल्गी हमने लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन एंड सनलाइट उन पर डाली। तो एल्गी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद हम उसको हार्वेस्ट करवाएंगे, हार्वेस्ट उसको और ग्रो करवाएंगे। और एल्गी को डी वाटर करेंगे, मतलब इसमें से वाटर निकालेंगे और यहाँ से एल्गी से ऑयल को हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे।
और ये वाला जो ऑयल होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बायोडीजल में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, उसको फर्मेंटेट करेंगे, किण्वन की प्रक्रिया करेंगे, और इससे हम क्या बनाएंगे, बायो इथेनॉल बनाएंगे। तो आप इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक्चुअली क्या चार प्रकार की जनरेशन मोस्टली सामान्यतः होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो अभी हमने जो बात की वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की बात की, जो एल्गी बायोमास से बनता है, माइक्रो एल्गी से बनता है, माइक्रो एल्गी से बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में एक्चुअली क्या होता है, शुगर बीट से हम ऑयल बनाते हैं, जो बायो फ्यूल होता है उससे बनता है, शुगर केन से बनता है, व्हीट बनता है, कॉर्न से बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, अगर हम गेहूं, व्हीट और कॉर्न से ऑयल बनाएंगे तो खाने के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनने क्या किया, सेकंड जनरेशन पे आए। इसमें क्या किया, जो गैर खाद्य पदार्थ है उससे बनाएंगे, लकड़ी से बना लेंगे, वुड स्ट्रॉ से बना लेंगे, ग्रास से बना लेंगे, और जो भी बेस्ट होगा उससे हम क्या बनाएंगे, ऑयल बनाएंगे। और अभी जो भारत जो काम कर रहा है, किस पे कर रहा है, सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल पे काम कर रहा है, ताकि जो हमारे जो अरब कंट्री हैं उन पे जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है हमारी उस पे कम हो सके, और हम क्लाइमेट मिटिगेशन की दिशा में क्या कर सकें, काम कर सकें। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि कार्बन न्यूट्रल हो जाते हैं। बायो एल्गी फ्यूल पे यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। पायरोलिसिस मतलब टेम्परेचर के द्वारा इसको किया जाता है, सोलर से फ्यूल बनाया जाता है, और जो भी एल्गी रहते हैं उसको इंजीनियर तरीके से गैसिफिकेशन करके हम क्या बनाते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, चारों जनरेशन के हमने फ्यूल पढ़ लिए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरकार पॉलिसी लेके आई कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 लेके आई। इनने कहा कि हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे किसमें, पेट्रोल में, किसकी, एथेनॉल की, ताकि जो हमारा जो एक्स इम्पोर्ट है जो अरब कंट्री से वो क्या हो, कम हो, और जो हमारा रेवेन्यू उधर जो चला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में रहता है, तो उससे वो क्या हो, कम हो। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। और पॉल्यूशन भी क्या हो, कम हो। तो 20% सरकार ने मिलाने का काम किया है। 10% सरकार ने टारगेट अचीव हो गया है। 10% हम आज की डेट में पेट्रोल में एथेनॉल की क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और 5% हम ब्लेंडिंग करने की किस में काम किया है, डीजल में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। सरकार किस पे काम कर रही है, एडवांस बायोफ्यूल पे काम कर रही है, मतलब कि सेकंड जनरेशन वाले पे काम कर रही है। सरकार चाह रही है कि हम 1 गीगा टन क्या करें, बायोफ्यूल जनरेट करने की क्षमता उत्पन्न कर लें। ठीक है, इसके लिए हम रिफाइनरी क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे सेकंड जनरेशन की। और सेकंड जनरेशन हमने पढ़ा कौन सा वाला फ्यूल, ये वाला जो गैर खाद्य पदार्थों से बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सरकार चाह रही है कि बेसिक बायोफ्यूल पे काम करें, एडवांस्ड बायोफ्यूल मतलब सेकंड जनरेशन पे काम करें, और एल्गी बेस्ड बायो जनरेशन पे क्या करें, काम करें। जो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक वीडियो वायरल किया था उसमें आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सरकार इसकी एक रिपोजिटरी भी बनाएगी, जिसमें क्या करेंगे, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी, जिसमें जो बहुत सारे होंगे उसका हम जानकारी उसमें क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सरकार चाह रही है कि जो कुकिंग ऑयल है, जैसे एक बार समोसे तले और ऑयल है वो ठंडा हो गया, फिर दोबारा गर्म किया, तो ये वाली प्रक्रिया ना हो। ये वाली प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, एक एक तेल को बार बार ठंडा गर्म करने से उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, जो हृदय से संबंधी बीमारियों के क्या बनता है, कारण बनता है। तो सरकार चाह रही है कि केवल व्यक्ति एक बार कुकिंग करे और उसको सरकार को दे दे। सरकार उस कुकिंग ऑयल के द्वारा क्या करेगी, बायोफ्यूल का निर्माण करेगी, जिससे क्या होगा, उस मिशन को बोलते हैं रूको। ठीक है, RUCO। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस मिशन को किसने चलाया है, फसाई ने चलाया है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट पे बढ़ावा दे रही है, बायोफ्यूल फीड स्टॉक को बढ़ावा मिले, इस बात पे काम कर रही है। सरकार ने कहा है कि हम बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, तो हमने एक पॉलिसी भी पढ़ ली, जनरेशन भी पढ़ ली, और ये टॉपिक हमारा संपूर्ण रूप से क्या हो गया है, कवर हो गया है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ बायोफ्यूल के कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव है कि हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा में काम करेगा, हम डोमेस्टिक मतलब घरेलू एनर्जी उत्पादन में सक्षम हो पाएंगे। तो जो
अरब कंट्री पर निर्भरता है वो कम होगी। ठीक है, वेल कनेक्टेड सप्लाई हम स्टेब्लिश कर पाएंगे, जो डिमांड चेन स्टेब्लिश कर पाएंगे। हायर हायर क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। रेडी टू अवेलेबिलिटी मतलब अगर हमारे देश में उपलब्ध है तो उसको उपलब्ध आसानी से कर पाएंगे। डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर हम बल देने का प्रयास कर पाएंगे, तो इस दिशा में ये काम है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो क्या होगा, सतत रूप से हम विकास काम करेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हम स्वयं पे क्या होंगे, निर्भर होंगे। अदर देशों पे हमारी निर्भरता कम होगी, तो जो प्राइस है वो ज्यादा, उसमें फ्लक्चुएशन हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। दूसरा, फ्यूल डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अगर रिफाइनरी स्टेब्लिश होंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। रूरल ग्रामीण क्षेत्र में हमको गैर खाद्य पदार्थ और वेस्ट देखने को मिलते हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगा, उनका विकास होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और जो मध्यस्थ वाले लोग हैं उनका भी विकास होगा। और लोग क्या करेंगे, न्यू इंडस्ट्री भी क्या होंगी, सेटअप होंगी। तो ये क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो इस दिशा में हम इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो लैंड और बेस्ट यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो जो स्वच्छ भारत हम की बात करते हैं वो हम देखने को मिलेंगे। एयर पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा, लाइफ हायर मतलब कि हायर क्या होगा, कंबंशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और लैंडफिल में जो साइट्स हैं उनकी हमें क्षमता देखने को कम मिलेगी, क्योंकि अगर हम वेस्ट का यूज एनर्जी बनाने में कर लेंगे तो लैंडफिल साइट्स जो दिल्ली में हमको देखने को मिलती है वो भी क्या होंगी, कम होंगी। तो हमारे क्या है, एडवांटेज है कहाँ, इन एनर्जी सुरक्षा के संदर्भ में, इकोनॉमी इम्पैक्ट के संदर्भ में, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के संदर्भ में हमारे क्या पॉजिटिव है। अब कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है कि हमारे पास प्री ट्रीटमेंट का कोई काम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एंजाइम प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमको, टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू ज्यादा है, तो ये देखना पड़ेगा। अब पॉलिसी के संबंध में कुछ इशू है, क्या लैंड यूज चेंज हमको देखने को मिलेगा। फंड ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट में हम कम खर्च करते हैं, 0.74% हमारी जीडीपी का। ठीक है, और कॉमर्शियल स्केल पे डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल मतलब कि एक समग्र पॉलिसी की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता। अगर हम फीड स्टॉक खाद्यान्न का उपयोग तेल बनाने में करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो कलेक्शन नेटवर्क समस्या देखने को मिलती है, और जो फैसिलिटी हमें खाद्यान्न से संबंधित शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। फूड फ्यूल और कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो हमारा ये देखने को बात होगी। अब इसका कंक्लूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है। ठीक, आगे एक स्कीम चर्चा में है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो पूंजीगत व्यय है वो राज्यों में बढ़े, सरकार क्या करे, नई नई एसेटों का निर्माण करे। चूंकि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो कैपिटल होता है जिसको पूंजीगत बोलते हैं, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वाला एक्सपेंडिचर से क्या होता है, नई नई एसेट जनरेट होती हैं, इससे मानव संसाधन का विकास होता है, अर्थव्यवस्था ग्रो होती है। इसके द्वारा एक्चुअली क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा कि जो लोगों कर्मचारियों की सैलरी देना है, तो इसके द्वारा चीजों को क्या होता है, एक्चुअली अब रख रखाव होता है। कोई मशीन आपने कोई किराए पे लिया है तो उसका रेंट आपको देना है। मतलब एक्चुअली अर्थव्यवस्था को सरकार की मशीनरी का हमें क्या करना पड़ता है, एक रख रखाव करना पड़ता है। तो इस एक्सपेंडिचर से कोई एसेट जनरेशन नहीं होती, जबकि इस एक्सपेंडिचर से क्या होती है कि एसेट का निर्माण होता है। तो हमारे एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ये कम देखने को मिलता है राज्यों में स्पेशली। तो सरकार चाहती है कि हम राज्यों को एक सहायता देंगे ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें, और वहां पे क्या हो, कैपिटल का निर्माण हो। तो इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक आरबीआई की रिपोर्ट रिपोर्ट आई थी कि पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश में जो हमें देखने को मिलता है, हाई क्या है, इन लोगों के पास डेब्ट है, मतलब कर्जा है।
ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये स्टेट क्या करते हैं, 80 से 90% जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। इनकी जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि 50 साल के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री क्या देंगे, लोन देंगे। ठीक है, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टोटल जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होगी वो 1 लाख करोड़ की होगी राज्यों को। और ये जो आपकी जो नॉर्मल नॉर्मल आप बोरोइंग करते हैं उससे ऊपर होगी। आप 2022-23 में इसको देख सकते हैं, आपको सेम स्पेंड ईयर में इसको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप इसको विद इन टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो आपको दिया गया पैसा किसी दूसरे स्टेट को दिए दिया जाएगा जिसने पूर्णतः स्पेंड कर लिया होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस स्कीम में 7 पार्ट हैं, जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, पीएम ग्राम सड़क योजना, डिजिटल से संबंधित, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अर्बन रिफॉर्म से संबंधित, डिस इन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन से संबंधित। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और एलिजिबल कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे, अगर स्टेट के पास पहले से कोई प्रोजेक्ट है, ऑन गोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट है, तो उसको स्टेट मतलब केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है और उसको क्या फंडिंग ले सकती है। ठीक है, इसके लिए बाहर को बहुत से प्रोजेक्ट रखे गए हैं, उसमें क्या है, अगर किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू 5 करोड़ से कम है और रिपेयर आपको करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, तो इस प्रोजेक्ट में ये वाले प्रोजेक्ट, इस स्कीम में ये वाले प्रोजेक्ट क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बोलते, अब इसमें एक शब्द आया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब के पास डेप्थ और फिजिकल डेफिसिट टारगेट ये अचीव नहीं कर पाए हैं 2020-21 में, ऐसा 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा। ठीक है, तो हम फाइनेंस कमीशन पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली फाइनेंस कमीशन कहाँ है, अभी पढ़ेंगे, इधर ही कहीं हो गया होगा, तो ये हमने पढ़ा। अब क्या हुआ है एक्चुअली इसमें, फाइनेंस कमीशन कहाँ देख लेते हैं, हाँ ये रहा। पहले फाइनेंस कमीशन पढ़ लेते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। आर्टिकल 280 के तहत ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करते हैं, इनको काम देते हैं। और एक टैक्स, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर होता है केंद्र राज्यों के बीच, उनको बंटवारा करने की सलाह देते हैं। ठीक है, और जो ये वाला जो फाइनेंस कमीशन है 2020 से 25 तक एक्टिव रहेगा। इसके जो चेयरपर्सन है एनके सिंह है। ठीक है, तो इस बात को 25-26 तक एक्टिव रहेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। पहले जो क्राइटेरिया थे, इनकम डिस्टेंस, मतलब कि इनकम अंतराल कितना है, तो 50% के उनको देते थे। 7.5% फॉरेस्ट इकोलॉजी को संदर्भ में देते थे कि जिनने वनों को बढ़ावा दिया है, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया, उनको ग्रांट दी जाएगी। एरिया के आधार पर 15% देते थे, पॉपुलेशन के आधार पर 27.5% ये बात करते थे। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा, इस फाइनेंस कमीशन ने 42% कहा कि अब राज्यों को क्या करो, टैक्स ट्रांसफर करो। लेकिन इसने कहा कि आप 41% ट्रांसफर करो और 1% आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में बात कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा कि टैक्स एफर्ट, मतलब कि जिस राज्य ने टैक्स एफर्ट अच्छे किए हैं, टैक्स कलेक्ट करने में अच्छा काम किया है, उसको 2.5% आप ग्रांट दो। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर आप 12.5% ग्रांट दो। डेमोग्राफिक का मतलब है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अच्छा काम किया है, जैसे दक्षिण के राज्य हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इनने अपनी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको कम करने में अच्छा काम किया है, तो इनको ग्रांट अच्छी दी जाएगी। ठीक है, इनकम अंतराल में इनने कहा है कि 45% हम रखेंगे, और फॉरेस्ट इकोलॉजी में 10%, एरिया में 15%, पॉपुलेशन को 15% कर दिया है, जो पहले कितना था 27.5%। ये कम क्यों कर दिया है, जो नॉर्थ के राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है, ये अब साउथ वाले राज्य बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो हमें तो घाटा हो जाएगा, तो इसलिए पॉपुलेशन को इनने इनका वेटेज कम कर दिया है। तो ये आप इस वेटेज को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक स्कीम चर्चा में है,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको 1 साल हो गया है, ये 2021 में लॉन्च की गई थी। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जो कल हमने आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम पढ़ी, आज हम ये पढ़ रहे हैं, उसको 5 साल पूरी हुई थी, इसको 1 साल पूरा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एंड फैमिली वेलफेयर इसको चालू किया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनाएंगे, जिसमें उसकी सारी बीमारियों का डेटा होगा, और जो भी उसने दवाई ली होगी वो होगी, और जो भी उसने एक्सपेंड किया होगा वो होगा। तो इससे क्या होगा, सरकार को पॉलिसी निर्माण में, किसी को वेरीफाई करने में आसानी होगी। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आभा होगा। आभा का मतलब है कि आयुष्मान भारत हेल्थ का अकाउंट होगा, जिसमें सिटीजन अपनी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं। एक आभा ऐप होगा, जिसमें सभी पेशेंट अपने हेल्थ जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट जो भी मतलब कि पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ मतलब की संरचना है, डॉक्टर हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, और ये सिक्योर होगा। ठीक है। और एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनेगी, जिससे संबंधित सारी डिटेल इसमें रहेगी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। और इससे संबंध में जो पिछला प्रीलिम्स में वहां पे प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, मतलब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो एक लोगों का डेटा रहेगा, इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन देखने को मिलेगी। सरकार इक्विटेबल एक्सेस और क्वालिटी हेल्थ केयर डेवलप कर पाएगी। सरकार इनोवेशन को बढ़ावा दे पाएगी, रिसर्च को बढ़ावा दे पाएगी, इस सेक्टर में जॉब निर्माण होगा। तो सारे इसमें क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। ठीक है। तो वो जितने भी बेनिफिट होंगे आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। जो हमने बातें डिस्कस की हैं वही इसमें बातें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ है कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, इप्सा बोलते हैं इसको, इसको एक मीटिंग हुई ट्राइलेटरल, और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, जिसमें हमारे जयशंकर सर इसमें शामिल हुए। एक एंटाई ग्रुप है, इप्सा कॉपरेशन बात करता है कि हम यूएनएससी माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेने की बात करेंगे, जो आतंकवाद है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, और जो अफ्रीकन यूनियन है, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस है, और जो हमारा हाल ही में जो यूक्रेन विवाद है उस पर हमने इशू के बारे में बात की। अब हम इप्सा की बात करते हैं। इसको G3 ग्रुप स्टार्टिंग में बोलते थे, लेकिन इप्सा इसका नाम किया गया ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से 2003 में। इप्सा का मतलब है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। इसके जो मेंबर हैं अधिक, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, मेजर इकोनॉमी है, और डिफरेंट कंटिनेंट से हमको देखने को मिलते हैं, और साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे आपको देख पा रहे होंगे, ये ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया। तो ये आपस में क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, और तीनों क्या है, साउथ में है। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ। तो हमेशा बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, तो इसको नॉर्थ बोलते हैं और साउथ साउथ बोलते हैं। और नॉर्थ साउथ अब कोऑपरेशन की बात आती है तो ये वाली कंट्री और ये वाली कंट्री आपस में क्या करेंगी, कोऑपरेशन करेंगे विभिन्न इशू के संदर्भ में। ठीक है। इंडिया सिक्स जो इप्सा समिट है उसको होस्ट करेगा, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये आप जैसे चित्र में देख पा रहे होंगे, एक इप्सा फंड एस्टेब्लिश किया है, जो गरीबी और भुखमरी को दूर करने का प्रयास करेगा। एक 14 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश किया है, जो ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन और जो अच्छी अच्छी बातें उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। इप्सा बिजनेस फोरम 2005 में लॉन्च किया गया, और इंडिया जो बिजनेस के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखने में इसमें काम करेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन ऑयल और बेल और गेल से, ताकि जो हमारा जो कोल है उसका गैसिफिकेशन हो सके। और ये प्रोसेस हम सरफेस कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से करेंगे, और हमारा जो टारगेट है 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना 2030 तक, इसको कंप्लीट करने में हमारी सहायता होगी। इसके द्वारा एक्चुअली क्या होता है, कोल के द्वारा कोल को जो भी मतलब कि हमारे पदार्थ होते हैं उसको हम किस में चेंज करते हैं, सिन गैस में। तो सिन गैस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके क्या होगा कि नेचुरल गैस को बढ़ावा मिलेगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा। इंडिया के जो इंपोर्ट करता है जो क्रूड ऑयल, वहां से उस पर
बिल उसका कम होगा। इस गैसिफिकेशन की प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, एयर, ऑक्सीजन और स्टीम कार्बन डाइऑक्साइड से कंट्रोल कंडीशन में कोल को पार्शियली क्या किया जाता है, ऑक्साइड किया जाता है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है, सिनगैस। और इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। इस सिंथेसिस और सिनगैस में शामिल होते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपोर। और इसके अलावा और भी गैसें इसमें शामिल होती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे सिनगैस क्या है। ठीक है, चलिए। बार क्राइम शब्द चर्चा में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि आप मानवता के खिलाफ जो गंभीर आप उल्लंघन करते हैं और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप इस मानवता का उल्लंघन करते हैं, मानवता के आप नरसंहार करते हैं, वार करते हैं, तो वो क्या होता है, एक जीनोसाइड होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा संबंधित स्टेट, इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये डेफिनेशन निकल के आई 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से निकल के आई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिनेवा कन्वेंशन। दूसरा एक शब्द चर्चा में आया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दो कोर्ट हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, 1946 में स्टेब्लिश हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में स्टेब्लिश हुआ। ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, ऑफिशियल कोर्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, और ये केस रिसीव कर सकता है कहाँ से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। और ये इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, किसको, आईसीजे को। ठीक है, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। ये बिटवीन राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और जो इंडिविजुअल के खिलाफ जो राज्य होते हैं, विवाद होते हैं, वो आईसीसी में शामिल होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। संप्रभुता, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरीटाइम डिस्प्यूट, जैसे चाइना और जो दक्षिण पूर्वी राज्य हैं उनके मध्य विवाद था, तो आप इसमें गया तो इस बात को देख सकते हैं। ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन राइट्स, ट्रेटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन और मोर संबंधी विवाद होते हैं, इसमें आईसीजे में देखने को मिलते हैं। और जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन, बार क्राइम, क्राइम एग्रेशन, ये संबंधित विवाद होते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में देखने को मिलते हैं। ये यूएन फंडेड है आईसीजे। और ये वाला है, इसकी जो मेंबर होते हैं उस वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसको रोम स्टेटस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने एक डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली। ठीक, तो आप इसको प्रश्न आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवलांच मॉनिटरिंग सिस्टम हमको सिक्किम में पहला प्रकार का हमको देखने को मिला है। जो एवलांच होते हैं, जो भूस्खलन होता है, उसकी अर्ली डिटेक्शन वार्निंग दे दी जाएगी, और जिससे क्या होगा, हम उसके रेस्क्यू करने में और जान जोखिम का जो हानि होती है वो हम इसको कम कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च स्टेबलेंस ने डेवलप किया है, जो कि एक डीआरडीओ की क्या है, लेबिलिटी है, आप इस बात को देख सकते हैं। और सिक्किम हमको देखने को मिलता है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आप ये वाला मैप ध्यान रखना। देखो, असम से कौन कौन लगता है, सिक्किम नहीं लगता है, भूटान लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बांग्लादेश। ठीक है, और पश्चिम बंगाल हमको देखने को मिलता है। सिक्किम केवल किससे लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, भूटान से लगता है, नेपाल से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्राकोमा डिसीज चर्चा में है। इसमें क्या है, जो मलावी, जो हमारा देश है, हमारा नहीं, जो अफ्रीकन कंट्री है, जो हमको यहाँ देखने को मिलेगी, वो ट्राकोमा फ्री होगा है। इंडिया ने 2017 में क्या है, इस रोग को खत्म कर दिया था। डब्ल्यूएचओ का एक गाइडलाइन है, कहता है कि 10 साल से आपके यहाँ अगर लेस देन 5% से कम केसेस आए हैं तो आप किसी बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा मलावी ने कर दिया है और इंडिया ने 2017 में कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली इन्फेक्शन होता है आंख में, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इस इन्फेक्शन से क्या होता है, आपकी जो आई है, आपकी जो आई विजन है वो भी जा सकती है, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। गंदगी से आपका इन्फेक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बैक्टीरियम चिलामैडिया से होता है। ट्रैकोमाटिस एक नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके माध्यम से होता है, कंटिन्यूस होता है, स्प्रेडिंग होता है, और आपकी जो विजन आई है उसको भी खत्म करने का ये प्रयास करता है। और वर्ल्ड में इसकी जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, 1.9 मिलियन पीपल हमको इन्फेक्टेड देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आप मलावी से संबंधित हमने पढ़ा, तो एक लेक ऑफ मलावी है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेक ऑफ रुकावा है, लेक ऑफ मवेरू है, लेक ऑफ तंजानिका है, लेक ऑफ कीबू है, लेक ऑफ एडवर्ड है, लेक ऑफ अल्बर्ट है, लेक ऑफ कोयका है, और लेक ऑफ विक्टोरिया है, जो युगांडा, केन्या, तंजानिया के बॉर्डर पे देखने को मिलती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और लेक ऑफ तुर्काना है, ठीक है, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे, इन लेकों को, इनका सिक्वेंस ध्यान रखेंगे, नॉर्थ टू साइड, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सबसे साउथ में कौन है? लेक ऑफ मलावी, लेक ऑफ मवेरू, लेक ऑफ रुकावा, लेक ऑफ तंजानिका, ठीक, लेक ऑफ कीबू, लेक ऑफ एडवर्ड, लेक ऑफ अल्बर्ट, लेक ऑफ कोयगा, लेक ऑफ तुर्काना और लेक ऑफ विक्टोरिया में पुनः आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कहा है कि हम जो marijuana है उससे संबंधित उसको अभी भी हम बैन लिस्ट में रखेंगे। marijuana जैसे आप पेड़ दिख पा रहे होंगे, हमने एक लेक्चर डिस्कस किया है भांग से संबंधित, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये लीफ फ्लोवर स्टेम से जो कैनाबिस का पेड़ होता है, ये वाला, यहाँ से इसको जनरेट किया जाता है। बाडा को 1999 में स्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और एक क्लीन स्पोर्ट को बढ़ावा देती है, ताकि गलत प्रैक्टिस का उपयोग करके कोई स्पोर्ट में गलत तरीके से जीत ना जाए, तो उसको बढ़ावा देती है। और जो जितने भी प्रोबिटेड हमारे ड्रग होते हैं, जो बॉडी को इनहेंस करते हैं, आपके खेल को मजबूत करते हैं आप ड्रग के द्वारा, तो उनको बैन करने का प्रयास करती है, ठीक है। अगर आपने कोई ड्रग्स ले लिया और आपकी हेल्थ के लिए खतरा है, पोटेंशियल जो आपको दे रहा हो, आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर रहा हो, हेल्थ संबंधित रिस्क हो, और स्पोर्ट स्पिरिट है उसको बाधित करने का प्रयास कर रहा हो, तो उस ड्रग को ये क्या करते हैं? बैन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। इससे संबंधित एक बॉडी है नापा, जो इसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, वो भारत के संबंध में, भारत विश्व के संबंध में, तो आप इसको ध्यान रखें। एक आयुष स्वास्थ्य योजना चर्चा में है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये चाहते हैं कि आयुष से संबंधित जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी है उनको हम ऑथेंटिक बना सकें, और उनको सपोर्ट करके हम कम्युनिटी हेल्थ केयर संबंधित बढ़ावा दे सकें, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके, उनकी निर्भरता जो एलोपैथी पे है वो कम हो, और लोग अपने देसी जो आयुष से संबंधित विधियां हैं उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर सकें, ठीक है। बस इतना सा फंडा है। दूसरा, एक ब्रेक थ्रू प्राइज है, जो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, सिलिकॉन वैली जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको दिया जाता है, और साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे गणित हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इसके साथ लाइफ साइंस हो गया, इसमें दिया जाता है। इसके तहत आपको $3 मिलियन रुपए मिलते हैं, 1 बिलियन नोबेल पुरस्कार में मिलता है, जो इससे ज्यादा है। इसको साइंस का ऑस्कर, साइंस का बोलते हैं, साइंस का ऑस्कर इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैडम बीकाजी कामा चर्चा में है, जो 14 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ, और 13 अगस्त 1936 को ये देश के लिए मर मिटी, ठीक है। ये अभिनव भारत संस्थान थी, उसके एक्टिव मेंबर थी। एक इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोलते थे। श्यामजी वर्मा एक व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, इंडियन इंडियन हाउस की स्थापना की लंदन में, उसमें सहयोगी के रूप में काम की। और पेरिस इंडियन सोसाइटी में इनने इंडियन नेशनल फ्लैग क्या किया? फहराया 1907 में। और इनने वंदे मातरम और मदन तलवार 1909 में लॉन्च भी की। इनने कुछ पुस्तक लिखी, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा अपने में। क्वाड कंट्री चर्चा में है, जिसमें कौन है? अमेरिका है, भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान। ये क्या करते हैं? इनने कुछ एग्रीमेंट किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा है कि जो मानव ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है और डिजास्टर रिलीफ है, उसके संबंध में हम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अदर संबंधी जो पहले से सहयोग है, स्टेम जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को देखते हैं, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर इंश्योर सपोर्ट करेंगे। फ्री और ओपन प्रॉस्परस क्या होना चाहिए? इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, इसमें किसी अन्य देश की दादागिरी नहीं करना चाहिए। 3C स्ट्रेटजी पे काम करता है। कोविड वैक्सीन पार्टनरशिप पे काम किया इसने। क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप पे काम कर रहे हैं, और क्रिटिकल और अमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। G4 कंट्री चर्चा में है, क्यों?
G4 कंट्री का मतलब है कि इसमें कौन कौन शामिल है। ब्राजील शामिल है, इंडिया शामिल है, जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है। इसको बोलते हैं बिग जापान, मतलब ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, बिग जापान। आप इससे याद रख सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म हो। तो ये 1945 में बनी, तब से अब से बहुत अंतर हो गया है। अन्य देशों के आर्थिक रूप से कई सशक्त हुए हैं, पॉपुलेशन में भी परिवर्तन हुआ है। तो कुछ लोगों को वीटो का अधिकार है, वो अन्य लोगों को ही मिलना चाहिए, और जो वीटो का पावर है उसको खत्म होना चाहिए। और ये चाहते हैं कि इन 4 लोगों को क्या मिले, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या मिले, परमानेंट सदस्यता मिले। इसको G4 ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आइए आपस में रिफॉर्म की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिफॉर्म वर्क करेंगे, जो भी मतलब गलत बातें होंगी उसमें रिफॉर्म करने की बात करते हैं। अफ्रीकन नेशन का सपोर्ट करेंगे, अर्जेंट रिफॉर्म करेंगे। डिसीजन मेकिंग में क्या हो, सभी देश शामिल होने चाहिए। नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस, इसको देखो हमें देखने को नहीं मिली रिफॉर्म से संबंधित 76 सेशन में यूएन के में। ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर पाया। अब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ग्रुप क्या है, एक नेशनल स्टेट वर्किंग ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन के हैं, और चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो, रिफॉर्म हो। जिसमें क्या होते हैं, अफ्रीकन यूनियन होते हैं, G4 नेशन होते हैं, यूनाइटेड 4 कंसाइज ग्रुप होता है, 69 ग्रुप फॉर डेवलपिंग कंट्री होते हैं, अरब लीग होते हैं, कैरेबियन कम्युनिटीज हमको देखने को लोग मिलते हैं। ठीक है, मेनली काम क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो, रिफॉर्म हो, इस बात को हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया और यूएस को क्या है, वीटो पावर है, तो वीटो का उपयोग कर लेते, बाकी देश के पास नहीं है। और अभी इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा, अब एक ग्रुप इससे संबंधित चर्चा में रहता है, जिसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंस बोलते हैं, कॉफी क्लब भी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो G4 नेशन से जो रिफॉर्म की बात करते हैं, वो रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होना चाहिए। और इसमें इसको 1990 में स्टेब्लिश किया था। इसमें शामिल देश कौन कौन से, इनिशियली आप देखेंगे तो इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, इजिप्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य देश भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो G4 ग्रुप जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो, ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं हो। बस हमको ये ध्यान रखना है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप और कॉफी ग्रुप एक ही नाम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेंबर इसमें इंडिया नहीं है, वो देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं चाहते। ठीक है, अपोज करते हैं रिफॉर्म का। चलो, कार्बन डेटिंग चर्चा में बनारसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है, जो ज्ञान वापी में जो सिविलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग करो। कार्बन डेटिंग एक्चुअली क्या करता है, रेडियो कार्बन डेटिंग संबंधित मेथड है। और जो नाइट्रोजन रेडियो कार्बन जो हमारे चरण होता है, जिसको कार्बन 14 बोलते हैं, उसको देखिए से संबंधित क्या करता है, अध्ययन करता है, ताकि हम उसकी लाइफ स्पेन ज्ञात कर पाए। इसको जनरली मेथड को डेवलप किया था अमेरिकन कोई फिजिसिस्ट थे, जिसको बिलार्ड एफ लिवी बोलते हैं, 1940 में। कार्बन 14 संबंधित काम करता है। बस हमको इतना पढ़ना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में हमसे वो पूछेंगे। ठीक है, चलो, एक रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम चर्चा में है, जिसको इसरो ने कहा है कि हम इंडियन रेलवे के साथ समझौता किया है। और इंडियन रेलवे को जो एल बैंड जो जीपीएस गगन है, एस बैंड G6 है, ये क्या करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे ट्रेन की, ताकि उससे संबंधित जो भी मतलब कि उसको सुचारू रूप से संचालन हो। और जो रेलवे से संबंधित जो दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं वो कम से कम हो, उसको स्पीड को हम क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। ये 30 सेकंड में आपको रेलवे से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्वर्ण ड्रोन कंपटीशन स्टार्टअप डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। एक्चुअली क्या होता है, एक जितने भी ड्रोन होते हैं छोटे छोटे, आप देख पा रहे होंगे, एक ही स्थान से क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, ताकि हम एक संपूर्ण लक्ष्य की ओर उनको ले जा सकें। और एक ही तरह से क्या होते हैं, ये मॉनिटर और रेगुलेशन इनका देखने को मिलता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक व्यक्ति चर्चा में है, स्नेहा शाही। इनने क्या किया है, जो प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसके संबंध में काम किया है। 700 केजी इनने प्लास वेस्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज इनने काम किया है। तो आप इसको इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, मैप चर्चा में है, ये हरि सिंह महाराज जी हैं, इनने इंडिया के साथ साइन किया था जम्मू कश्मीर
ऑब्जर्व हॉलीडे बर्थ एनिवर्सरी संबंधित देखने को मिलता है। डोगरा मोनार्क से संबंधित थे महाराजा हरीश सिंह जी, और इनको अबोलिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में जम्मू कश्मीर में। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस मोनार्की को। परग्वे चर्चा में था, परग्वे नहीं, उरुग्वे चर्चा में था, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उरुग्वे की किससे सीमा लगती है? ब्राजील से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है, लेकिन परग्वे से नहीं लगती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक से संबंधित हाल ही में एक आइलैंड चर्चा में था, यहाँ पे है साउथ में, तो आप कमेंट करके बताना कौन सा आइलैंड है। जो यूनाइटेड किंगडम के और अर्जेंटीना के मध्य विवाद था, तो आप उस आइलैंड का नाम कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहा है तो जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचाएं इस बात को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।